हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे करंट अफेयर एमसीक्यूज टेस्ट का पार्ट 4 और इसमें जुलाई और अगस्त माह के मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का रिवीजन करेंगे। ये जो सीरीज करंट अफेयर्स की है बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज सीरीज पूरी होने के बाद मैं आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, तो इन जो टेस्ट सीरीज आ रही है करंट अफेयर वाली, इनको आप फॉलो करें। इसके अतिरिक्त जो भी कंटेंट आपको चैनल पे मिल रहा है, जैसे कि पीवाईक्यू सेशन है, स्पेशल फैक्ट क्लास है, रिवीजन महाकुंभ है, हमारी वाली जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसके अलावा कुमाऊनी गढ़ वाली लोकोक्तियां भी आपका बीच बीच में सेशन आते हैं। तो सभी क्लासेस आने वाले यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इनको आप फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज टेस्ट 2025 में। सबसे पहले देखेंगे जुलाई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्पेस एक्स 2030 पहल किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो ग्लोबल स्पेस एक्स 2030 पहल है, ये आपका शुरू की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूएचओ ने इसका जो उद्देश्य है इस पहल को शुरू करने का, ग्लोबल स्पेस एक्स पहल, यानी का मतलब जो भी आंखों में जैसे मोतियाबिंद होता है या अपोतक त्रुटि होती है चश्मे की पहुंच में, ठीक है, कहने का मतलब 2030 तक इसका उद्देश्य ये है कि 2030 का वर्ष है, 2030 तक क्या किया जाए, हर व्यक्ति को किफायती और क्वालिटी वाला नेत्र देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए। यानी कि आंखों की जो भी सर्विसेज होती हैं, इलाज होता है, उसको और ज्यादा किफायती बनाया जाए और लोगों को अवेयर भी किया जाए आंखों के लिए। इसके लिए शुरू किया गया है ग्लोबल स्पेस एक्स 2030 पहल। डब्ल्यूएचओ याद रखना है आपने। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने प्रमुख किले शामिल हैं? देखिए, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची। ठीक है, विश्व धरोहर सूची। तो जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य के जो 12 किले हैं, इन 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो 12 किले हैं, 11 किले आपके महाराष्ट्र में है और एक किला जो है आपका ये तमिलनाडु में है। ठीक है, 12 किलों में। तो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में मराठाओं ने जो किले बनाए आपके महाराष्ट्र और ये एक तमिलनाडु वाला, इन सभी को दोस्तों आपका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है। और जुलाई 2025 में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जो टोटल संख्या थी, इसको शामिल करने के बाद 44 हो चुकी थी, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख किले जैसे कि शिवनेरी का किला, लोहगढ़ का किला, रायगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ का किला, ठीक है, और एक तमिलनाडु का। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु का एकमात्र मराठा किला जिसका नाम है जिंजी किला, ठीक है, इसको शामिल किया गया। जिंजी किला आपको याद रखना, तमिलनाडु। बाकी 11 किले महाराष्ट्र में, और इन सभी 12 किलों को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया जुलाई 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किन दो निकायों की एक संयुक्त परियोजना है? तो देखिए आपका ये पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी चर्चा में था। और चर्चा में क्यों था? क्योंकि देखिए भारत में पहली बार आपका जो भारत में आयुर्वेद, यूनान, सिद्ध जो आपका चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, यानी कि भारत की जो भी पुरातन चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके ज्ञान का डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों ये आपकी योजना शुरू की गई। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश भी बना। इसमें देखिए आपका कौन कौन शामिल है, तो इसमें आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने इसको शुरू किया। ऑप्शन बी हो जाएगा CSIR। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेलो भारत नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करना है? तो देखिए 1 जुलाई 2025 को इसको शुरू किया गया था, खेलो भारत नीति। ठीक है, खेलो भारत नीति 1 जुलाई 2025 को शुरू की गई। खेलों को बढ़ावा देना, भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए ये योजना शुरू की गई। और भारत का टारगेट है कि 2036 का जो ओलंपिक है, 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत को मिले, इसके लिए भारत प्रयासरत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन 2036। और जो खेलो भारत नीति 2025 आई ना, इसने आपका स्थानांतरित किया 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी को। ठीक है, इससे पहले 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति थी, अब इसकी जगह आ गई है खेलो भारत नीति 2025।
चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील यात्रा की थी 8 जुलाई 2025 को, 8 जुलाई 2025 को, और अगले 5 वर्षों में भारत और ब्राजील का जो द्विपक्षीय व्यापार है, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड जो होता है, इसको 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा, 20 अरब, ध्यान रखेंगे। और मोदी जी को यहाँ पर ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, नाम ज्यादातर अच्छे से याद रखें, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ये अवार्ड दिया गया ब्राजील के द्वारा, और 20 अरब का जो फिगर है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, जुलाई 2025 में विगत 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा किस देश में हुई। देखिए, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री 57 साल के बाद गया था किस देश में, आपका अर्जेंटीना में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। जैसे देखिए आपका मोदी जी गए, पहले आपका अर्जेंटीना की यात्रा की, उसके बाद फिर ये ब्राजील गए थे। ठीक है, अब अर्जेंटीना की इन्होंने यात्रा की थी 4-5 जुलाई को, 4 और 5 जुलाई 2025 को, और ये विगत 57 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना में पहली द्विपक्षीय यात्रा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने घाना के किस कार्यक्रम में तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करने का वादा किया। तो देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने घाना की यात्रा भी की, ठीक है, अर्जेंटीना यात्रा से पहले घाना पहुंचे थे। देखिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा यहाँ पर एक यात्रा की थी, ब्राजील की यात्रा भी की जुलाई में, अर्जेंटीना भी गए, आपका जो कैरिबियन नेशन है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की यात्रा भी की, घाना की यात्रा भी की, उसके बाद ब्रिटेन की यात्रा भी की, मालदीव की यात्रा भी की। जुलाई में बहुत सी यात्राएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अब जब घाना की यात्रा की थी प्रधानमंत्री जी ने, ये आपका 2 से 3 जुलाई 2025 को की थी। ठीक है, और इसमें देखिए आपका घाना के किस कार्यक्रम में तकनीकी प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करने का यहाँ पे वादा किया गया। तो ये था आपका फीड घाना कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, फीड घाना कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना है। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जुलाई में ही आपने प्रधानमंत्री जी ने मालदीव की यात्रा भी की थी, 25-26 जुलाई 2025 को। मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पर गए मालदीव में। और मालदीव यात्रा के दौरान देखिए प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य था मुख्य, वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, आपका जो मालदीव का इंडिपेंडेंस डे था उसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होना है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें वहां पे हुई, मालदीव के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ यहाँ पर सहायता की भी घोषणा की गई मोदी जी के द्वारा। ठीक है, माले में भी एक रक्षा भवन बनाने की घोषणा की गई थी इस यात्रा के दौरान। भारत के पहले ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग की शुरुआत किस राज्य में की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग, तो इसकी शुरुआत की गई है आपका ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। ठीक है, डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में। तो इसका मतलब क्या है, तो जो भी हमारा देखिए ट्राइबल जो होता है, ट्राइबल का मतलब क्या हो गया, जनजाति। तो भारत का जो ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग है, इसमें आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना, जो भी जेनेटिक आपका जो रिस्क होते हैं उसको पहचानना। ठीक है, तो इसके लिए 17 जिलों के 2000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रमण को यहाँ पर किया गया, जिससे एक डेटाबेस तैयार हो जाए और बाद में डेटाबेस तैयार होने के बाद सिक्वेंसिंग में आसानी हो। ठीक है, यानी कि ट्राइबल्स का जो जीन है उसकी एक हिसाब से सिक्वेंसिंग की जा रही है, यहाँ पे उसका डेटा तैयार हो रहा है। भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का देखिए पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया था आपका ऑप्शन बी, दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, कांडला बंदरगाह जो कि आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसी का कांडला बंदरगाह का ही नाम है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा जाता है इसको, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत निस्तार का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो निस्तार जो है देखिए आपका ये प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत है, और इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, HSL ने इसका निर्माण किया, ऑप्शन बी हो जाएगा, HSL। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा। तो 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा 2026 में,
इसकी मेजबानी जो है ब्राजील ने भारत को सौंपी है और भारत में इसको आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा आपका 17वां जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ था कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना, 17वां ब्राजील में और 18वां भारत में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सी डॉट द्वारा विकसित सक्षम 3000 इनमें से क्या है? तो सक्षम 3000 जो है आपका सी डॉट के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ये आपका क्या है? ठीक है, 3000 क्या है? तो सी डॉट के द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये है आपका ऑप्शन बी, एक डाटा सेंटर स्विच कम राउटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डॉट ने इसको विकसित किया है, एक डाटा सेंटर स्विच कम राउटर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? ये भी काफी चर्चा में था। तो भारत की जो पहली है हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच, इसका सफल परीक्षण आपका किया गया था ऑप्शन बी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपकी चेन्नई में। ठीक है, यहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया, ऑप्शन बी। तो देखिए हाइड्रोजन चालित ही आपकी ट्रेन होगी और बिल्कुल सफल ये परीक्षण रहा था और ये इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है आईसीएफ जिसको कहा जाता है चेन्नई में, ये आपका अब जो परीक्षण था वो सफल रहा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तटरक्षक बल के पोत समुद्र प्रचेत को विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे देखिए जो हमारा तटरक्षक बल है, ठीक है, तो कोस्टल जो हमारे गार्ड होते हैं ना, कोस्ट गार्ड होते हैं, तो कोस्ट गार्ड में एक पोत आया है समुद्र प्रचेत। अब ये समुद्र प्रचेत जो है ये किसके लिए बनाया गया है? तो समुद्र प्रचेत को बनाने का जो कारण है, ये कारण है आपका ऑप्शन, इसका सही उत्तर रहेगा बी, तेल रिसाव से निपटना। यानी कि समुद्री क्षेत्र में जो भी तेल रिसाव वगैरह होता है ना, इस तेल रिसाव से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, तेल रिसाव से निपटना। समुद्र प्रचेत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अच्छे से। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है जीएसएल ने। ठीक है, जीएसएल गोवा सीपीआर लिमिटेड। तो गोवा सीपीआर लिमिटेड ने इसको विकसित किया है स्वदेशी रूप से और प्रदूषण नियंत्रण पोत है एक हिसाब से, तो प्रदूषण नियंत्रण से निपटने के लिए बनाया गया है। अगला देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR, ठीक है, इसकी अधिकतम मारक क्षमता क्या है? तो पनडुब्बी रोधी रॉकेट है आपका ERASR और ये आपका डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतम 8.9 किमी तक ये आपका मार कर सकता है। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। 8.5 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है और मिनिमम रेंज है 500 मीटर की। ठीक है, ध्यान रखना किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो देखिए 2025 में जुलाई में आपका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इस पर जो बच्चों का अकाउंट है उस पर बैन लगा है, ये घोषणा की आपकी किस देश ने? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण कदम था। सी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजराइल के सबसे उन्नत संचार उपग्रह डोर 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो इजराइल का देखिए आपका संचार उपग्रह डोर 1 और इसको प्रक्षेपित किया गया था ऑप्शन सी, फ्लोरिडा अमेरिका से। ठीक है, फ्लोरिडा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया? तो एसबीआई को देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ठीक है, सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक का यहाँ पे घोषित किया गया और ये पत्रिका है आपकी ऑप्शन डी, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका। ठीक है, इसके द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, खेलो भारत नीति 2025 ने किस पुरानी नीति को स्थानांतरित किया है? तो ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति थी 2001 की, इसको स्थानांतरित किया है खेलो भारत नीति ने। चलिए अगर देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे जुलाई 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, पहला कथन सही है। इसमें कुल 12 किले शामिल है जिसमें से सभी महाराष्ट्र में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 12 किले शामिल है जिसमें से महाराष्ट्र में 11 किले हैं और एक किला जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एक किला तमिलनाडु में है और तमिलनाडु वाला जो किला है इसका नाम क्या किला बताया मैंने आपका? जिंजी किला।
ठीक है, याद रखिएगा, ये मेरे को लग रहा है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जिंजी किला जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, एड फॉल्सीवैक्स वैक्सीन के संबंध में सही कथन बताइए। तो एड फॉल्सीवैक्स जो वैक्सीन है, पहला स्टेटमेंट है इसका, यह भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है जिसे आईसीएमआर भुवनेश्वर ने विकसित किया है। यह मलेरिया की सबसे घातक परजीवी प्लाज्मोडियम विवैक्स के खिलाफ कार्य करती है। तो बताइए, एड फॉलीवैक्स काफी चर्चा में थी, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं तभी आपको बोलता हूं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा केवल एक, इसमें सही है, ठीक है, केवल एक। ये भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है जिसको आईसीएमआर भुवनेश्वर ने विकसित किया है। दूसरा कथन भी सही है, लेकिन एक फैक्ट इसमें गलत है। देखिए, आपका मलेरिया का जो सबसे घातक परजीवी है, ठीक है, आपका मलेरिया की ही ये वैक्सीन है, बट मलेरिया का जो परजीवी है इसका नाम है प्लाज्मोडियम आपका फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के खिलाफ काम करने के लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सेकंड वाला जो कथन है इसमें गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, पहला कथन तो सही है इसमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्राओं जुलाई के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जुलाई में बहुत से देशों की यात्रा की, मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें आपको सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, उन्हें नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस प्रदान किया गया, पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। ब्राजील यात्रा के दौरान उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया, ये मैं बता चुका हूं, पर ये सही है, ठीक है। और तीसरा जो है देखिए, घाना में उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। देखिए, घाना की जो यात्रा की मोदी जी ने, उन्हें घाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, इसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया था उनको, ना कि ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। तो तीसरा इसमें गलत है, तो केवल एक और दो सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित युग्म आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है, बाकी अन्य गलत है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी जो है, एसबीआई जो है आपका, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई है। ब्रिक्स का जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा, चीन में नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, भारत में होगा। ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन 17वां कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो आपका ब्राजील में। यूरोजोन का जो 21वां सदस्य देश बना, तो यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना था जुलाई 2025 में बुल्गारिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन सा देश, बुल्गारिया, बुल्गारिया देश बना था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और बाकी मैं अभी इजराइल का जो आपका उन्नत संचार उपग्रह है, जो कि आपका मैंने आपको बताया फ्लोरिडा से इसको क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया था, है ना। फ्लोरिडा जो है आपका यूएसए में पड़ता है। तो इजराइल का जो हमारा ये संचार उपग्रह था, इसका नाम मैंने आपको करवा दिया था ऊपर, ड्रोर 1 इसका नाम है, ठीक है, क्या नाम था, ओफेक 13 नहीं है, ड्रोर 1 इसका नाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये तो हो गए भैया आपका जुलाई के। अब देखेंगे अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो सबसे पहला देखिए आपका, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत किस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए, 2025 अगस्त में आपका जो ऑनलाइन हमारे गेम थे, जो भी सट्टेबाजी टाइप के गेम होते हैं जिसमें आपका पैसे वगैरह, जैसे कि ड्रीम 11 था, ऐसे आपका माई 11 सर्किल था, और भी बहुत से गेम थे, आपका लूडो खेलो पैसे कमाओ, इस प्रकार के जो गेम थे ना, उन गेम्स को यहाँ पर बैन किया गया, यानी कि ऑनलाइन जो मनी गेम्स थे इनको बैन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और काफी लोग जो कि ड्रीम 11 वगैरह देखते थे और टीम वगैरह लगाते थे, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही दुखद था ये, ठीक है। हालांकि देखिए, पैसा लगाना एक प्रकार से ये सट्टेबाजी है, ठीक है, ऑनलाइन जुआ इसको हम बोलेंगे। तो ऐसे गेम से बचना चाहिए, मेहनत पे अपना यकीन कीजिए, सट्टा वट्टा लगाने से बचिए। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, अगस्त 2025 में। तो अगस्त 2025 में ग्रीन मोबिलिटी जो पहल है, इसका उद्घाटन किया गया था आपका हंसलपुर गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हंसलपुर गुजरात में, सी आंसर सही है इसका। चलिए,
ग्रीन मोबिलिटी में क्या है कि जो हमारे ई व्हीकल बन रहे हैं, जैसे कि आपका जो हंसलपुर में आपका उद्घाटन हुआ था ना, इसमें जो सुजुकी कंपनी है इसने भारत में पहली अपनी एक इलेक्ट्रिक कार निकाली जिसका नाम है ई विटारा। ठीक है, जैसे ग्रैंड विटारा आती है ना, ग्रैंड विटारा का ही आपका इलेक्ट्रिकल मॉडल आया है जिसका नाम है ई विटारा। तो इसकी यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो हमारे देश में भी देखिए सरकार प्रोत्साहन कर रही है, वो सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा पेट्रोल आयात पर हम निर्भर हैं, पेट्रोलियम के आयात पर, और देश में अगर जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, अगर इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो देश की जो हमारे दूसरे देशों पर हम हमेशा रहते हैं ना, दूसरे देशों पर आश्रित रहते हैं पेट्रोलियम के लिए, वो जो हमारी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर गवर्नमेंट भी काफी प्रोत्साहन दे रही है ग्रीन मोबिलिटी पहल को। निर्भरता कम करना, दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी बहुत ज्यादा हो रही है पेट्रोलियम के लिए खासकर। ठीक है, बाकी तो हम आत्मनिर्भर देश हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम है, फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ हमारी जो रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन दवाइयों का, इन चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे देश में रेयर है। बाकी चीजों में हम आत्मनिर्भर है लगभग। ठीक है, भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो सुजुकी के द्वारा ई विटारा का उद्घाटन किया गया आपका कहाँ पे? हंसलपुर गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल संवर्धन अधिनियम 2025 के तहत आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत किसे सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय खेल संवर्धन अधिनियम आया, इसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है, सार्वजनिक प्राधिकरण इसमें माना गया किसको? ऑप्शन बी, खेल महासंघ को। ठीक है, खेल महासंघ जो है ये आपका सार्वजनिक प्राधिकरण है, बी आंसर सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स फेडरेशन। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 के तहत किस बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है? तो देखिए, आपका वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 आया और इसमें बोला गया है कि आपका एक बोर्ड बनाया जाए, नाम होना चाहिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर इसमें सही है, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड। महत्वपूर्ण है, याद रखना आपने। तो एक हिसाब से राष्ट्रीय पत्तन अधिनियम आया था 2025 का, और साथ ही हमारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम भी आया था। और जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम था 1958 का था, इसको संशोधित किया गया, 1958 का था ये पहले, इसको संशोधन किया गया। ठीक है, तो भारत में जो समुद्री कानून है ना, उस कानून ढांचे का मॉडर्नाइजेशन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और साथ ही इसकी स्थापना भी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तातो द्वितीय ये आपका जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में है। ठीक है, तो इसकी मंजूरी मिली अगस्त 2025 में, सी आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और 700 मेगावाट की ये आपकी परियोजना होगी। अगर देखिए, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये बहुत चर्चा में था भाई, और एग्जाम में क्वेश्चन बने रहे। याद रखना है कौन सा विधेयक है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है आपका, उद्देश्य आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, मंत्रियों को पद से हटाना। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, मंत्रियों को पद से हटाना। अब जो ये 130वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए किसी भी मंत्री पर, किसी भी पार्टी का जो हमारा विधायक है या किसी भी पार्टी का सांसद है, अगर देखिए उस पर कोई मुकदमा होता है, अगर उसको सजा होती है, तो तत्काल जो है उसको भैया आपका पद से हटाया जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तत्काल पद से हटाने की यहाँ पर ये आपका नया कानून बनाया गया इसी के तहत। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में भी रहा 2025 में। इसमें मुख्य फैक्ट ये है कि मान लीजिए किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री हो, उसको कोई गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, और अगर वो 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहते हैं तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75, ठीक है, जो कि आपका 75 में क्या है, आपका मंत्रिपरिषद जो है अपना एक प्रमुख चुनती है ना, जिसमें प्रधानमंत्री पद हम बोलते हैं। तो अनुच्छेद 75 इसमें अनुच्छेद 164 है, और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है। ठीक है, 3 अनुच्छेद है इसके तहत, 75, 164 और 239 ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है, ये आपका जो अभियान है इसको शुरू किया गया है, ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक किस शहर में स्थित है? तो भारत का देखिए पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक बनाया गया। और स्टेम सेल का मतलब होता है जो कोशिकाएं हमारी निर्मित होती हैं, उसी प्रकार से देखिए स्टेम सेल, पशुओं के स्टेम सेल से संबंधित एक बायो बैंक होगा। और इसको स्थापित किया गया आपका ऑप्शन बी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी चर्चा में था 2025 में। अच्छे से इसको याद रखना है आपने। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही इस सेशन में लाया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने क्वेश्चन तो याद करेंगे। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी बनी? तो ये विधानसभा जो बनी थी आपकी दिल्ली विधानसभा। ठीक है, भारत की 100% सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बनी दिल्ली विधानसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन के बाद प्रथम किस्त की ऋण सीमा कितनी है? तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना ये आपका कब शुरू की गई थी? ये आपका बहुत पहले शुरू हो गई थी। 2020 में इसको शुरू किया गया था पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जो भी आपके रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो वेंडर हैं उनको बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। और अभी इसका फिर से पुनर्गठन किया गया है और इसकी जो कार्यावधि है 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक की गई है। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो प्रथम किस्त है उसकी सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 15,000। पहले जब ये योजना शुरू हुई थी 2020 में तब 10,000 थी पहली किस्त, यानी कि पहला जो लोन होगा 10,000 तक का होगा। ठीक है, अब उसको 15,000 किया गया। सूर्य द्रोणनाथन 2025 प्रतियोगिता किस जगह पे आयोजित हुई थी? तो देखिए सूर्य द्रोणनाथन 2025 एक प्रतियोगिता आयोजित की गई भारतीय सेना की सूर्या कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी थी वहां पर इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसमें, हिमाचल की स्पीति घाटी। रूस के द्वारा वेनेरा डी मिशन किस ग्रह के अध्ययन हेतु घोषित किया गया है? तो रूस ने 2025 में वेनेरा डी मिशन को घोषित किया और वेनेरा डी मिशन जो है आपका इसको लॉन्च करेगा रशिया 2034, ठीक है, 2036 के बीच में। और इसमें देखिए आपका मेन जो उद्देश्य है इस मिशन का वो है बृहस्पति का, माफ कीजिए शुक्र का अध्ययन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र आपका इसका अध्ययन करने के लिए बी आंसर हो जाएगा, शुक्र का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए नासा के सूर्या एआई मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो नासा जो है आपकी यूएसए की आपकी स्पेस कंपनी है, स्पेस एजेंसी है माफ कीजिएगा। ठीक है, तो नासा के द्वारा सूर्या नामक एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सौर ज्वालाओं का पूर्वानुमान। ठीक है, तो जो भी हमारी सौर ज्वालाएं हैं और जो सूर्य में विस्फोट होता है तो उसका सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए इसको बनाया गया है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए एशिया की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है रुद्रास्त्र, ठीक है, ये मालगाड़ी है, ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त को भारतीय रेलवे के द्वारा इसको परीक्षित किया गया और इसका सफल परीक्षण रहा। इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। रुद्रास्त्र की जो लंबाई है रेलगाड़ी की 4.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है ये, सोचिए अब कितनी लंबी होगी। और 354 डिब्बे हैं इसमें, लगाइए 354 डिब्बे हैं, 7 इंजन इसमें लगे हुए हैं। तो भारत में जो माल ढुलाई है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो लॉजिस्टिक जो हमारा क्षेत्र है उसमें और ज्यादा एफिशिएंसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसकी टोटल लेंथ 4.5 किलोमीटर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है इसको। अगला देखिए होप मिशन हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो होप मिशन किससे संबंधित है, समझ में आ गया ना, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इसरो के द्वारा इसको शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। लद्दाख की जो तोत्सोकर घाटी है वहां पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, लद्दाख की तोत्सोकर घाटी, ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख की सोकर घाटी। तो यहां पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, एक मिशन है, ध्यान रखेंगे। भविष्य में जो भी हमारे मून और मंगल मिशन होंगे ना उसके लिए मानव और प्रौद्योगिकियों को तैयारी जो होती है उनकी उसको परीक्षण करना, यानी कि एक हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन लकी ड्रॉप के तहत किस देश पर हमला किया था अगस्त 2025 में? तो अगस्त 2025 में इजराइल की सेना ने हमला किया था, ऑपरेशन का नाम था लकी ड्रॉप और ये हमला हुआ था किस पे? यमन पे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, यमन पे हमला किया गया था।
नेक्स्ट देखिए आईआईटी मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान शाखा का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास में हुआ ये अग्निशोध अनुसंधान शाखा का शुभारंभ, और ये आपका किया गया था ऑप्शन बी सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। जो हमारे जनरल है वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने किया था। अगस्त 2025 में नेपाल को किस रोग से मुक्त घोषित किया गया? तो नेपाल को पूर्णतः मुक्त घोषित किया गया था रूबेला रोग से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, रूबेला से मुक्त किया गया नेपाल को। नेक्स्ट देखिए मोल्दोवा किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना? तो देखिए मोल्दोवा जो है आपका 107वां सदस्य देश बना था इंटरनेशनल सौर जो हमारा अलायंस है। ठीक है, ध्यान रखिए सोलर अलायंस, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 107वां सदस्य देश बना था 2025 में। महत्वपूर्ण है। कमेंट में मुझे बताएंगे आप लोग अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, मुख्यालय बताइए मुझे कहां स्थित है, कमेंट करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हमारा हेडक्वार्टर है कहां पे स्थित है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वर्तमान में है डॉक्टर सुमन बेरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। वीवीआर जो सुब्रमण्यन है, वीवीआर ये आपका नीति आयोग के क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ नीति आयोग के। ठीक है, वीवीआर। ज्ञानेश कुमार जो है हमारे क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी है, मुख्य चुनाव आयुक्त देश के। टीवी सोमनाथन जो है ये आपका कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा पद होता है भारत देश में, किसी भी आईएएस का सपना होता है कैबिनेट सचिव बनने का। ठीक है, लास्ट प्रमोशन एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ठीक है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे 2025 में सम्मानित किया गया? तो सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2023 वाला जो अवार्ड था 2025 में दिया गया मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल जी को। ठीक है, मोहनलाल जी केरल यानी कि मलयालम जो है सुपर इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। ठीक है, अगर देखिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए 2025 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 4 खिलाड़ियों को दिया गया। मनु भाकर शूटिंग के लिए, ठीक है शूटिंग। डी गुकेश जो है शतरंज प्लेयर, शतरंज, ठीक है शतरंज। और इसके बाद हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी, इनको भी दिया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। और चौथा नाम जो था इसमें आपका, चौथा नाम आपको याद रखना है, ठीक है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार जी को भी दिया गया था। ये पैरा एथलीट है। तो ये 4 लोग थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2025 में। नीरज चोपड़ा इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ए बी सी तीनों हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा को 2021 में दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जब तो जो हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। उसके बाद इनको 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये पहले जीत चुके हैं। 2025 में 4 खिलाड़ियों को मिला, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ध्यान रखेंगे प्रवीण कुमार जी का संबंध है पैरा एथलीट है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो ये थे आज हमने देखा जुलाई और अगस्त माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यूज, और ये काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। चुने हुए चुनिंदा एमसीक्यूज को मैं लेके आ रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज में, नहीं तो बहुत से एमसीक्यूज होते हैं उतने आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से उन्हीं को यहाँ पर इस सेशन में इंक्लूड किया जा रहा है। इसलिए इस सेशन को आप स्किप ना करें, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेगा आने वाली परीक्षाओं में। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।